8. अर्श, इस्लाम में एक प्रॉफिट थे जिन्हें डेविड या दाऊद बोला जाता है, जो इनफैक्ट ही वाज आल्सो द किंग ऑफ इजराइल, जो करंट डे इजराइल है, उनके अकॉर्डिंग ही वाज द किंग ऑफ इजराइल जी। और उनके बेटे थे सोलोमन, या जिसे सुलेमान बोला जाता है। और सुलेमान के लिए कहा जाता है कि वो जो है जिनों के मालिक थे। इनफैक्ट सोलोमन की आर्मी में इंसान भी थे और जिन भी थे। सुलेमान ने शैतान के ऊपर भी जो है राज किया हुआ था, मतलब शैतान भी उनके काबू में थे जी। तो अर्श, ये जान मुझे बड़ा ताजुब होता है कि इस्लाम में जहाँ जिन को इतना मतलब आप समझ लीजिए कि क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। मैं खुद एक मुस्लिम वुमेन से मैरिड हूँ, तो जितनी मुझे लगता है जितना हम लोग भूत प्रेतों में करते हैं उससे कहीं ज्यादा उनका डर है। हाँ, डर लगता है उनको जिन वगैरह से। तो ऐसे में एक ऐसा ये जो जिनों, अच्छा मेन सवाल यहाँ पे ये है, क्या आपको लगता है कि जिनों की भी साधना की जा सकती है या जिन के ऊपर भी काबू पाया जा सकता है? जिनों की साधना राहुल अपने आप में एक बहुत बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, आपने पोजेशंस के केस बहुत सुने होंगे राहुल, आप क्योंकि आप रहते भी हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर थोड़े बहुत मुस्लिम हैं, तो आपने ऐसा कभी आपने सुना है कि कोई जन्नात है, किसी ने किसी को काबू कर लिया आपकी अपनी जिंदगी में? कभी मैंने अक्सर ये चीज मतलब तभी आवाजों में सुनी है, ये लोग जो है इस किस्म की बातें करते हैं कि फलाने घर में जिन है। हमारे मोहल्ले इनफैक्ट ये भी बोला जाता है, एक घर है उसमें एक लेडी रहती है, वो अकेले रहती है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मुस्लिम लेडी है जी। और उनके चेहरे पे एक अजीब सा तेज है। और ये मोहल्ले की लेडी की बात मैं मोहल्ले की लेडी की बात बता रहा हूँ, हमारे पीछे जो मोहल्ला है उनके चेहरे पे अजीब सा तेज है। और जो लोग हैं उनका ये अभी मानना है कि उनके या वो जिनको काबू करती हैं या ऐसा कुछ तो भी है जी। तो मतलब उनके पास कोई जिन्नात है जिनको वो काबू करती मतलब हैं। जितनी नफरत जिनसे की जाती है उतना ऐसे में ये भी ऐसे भी लोग हैं जो जिनको काबू किए बैठे हैं। और राहुल, जिन्नों के साथ साथ क्या आपने परियों की भी बातें सुनी है लोगों से कि इसके पास परियां हैं? जी, ये भी इस किस्म की बातें बड़े बड़े जो आलिम होते हैं जिनके पास लोग सही कराने जाते हैं, ऐसा मैंने कहते हुए सुना है कई लोगों को कि इनके पास तो करीबन 50 से ज्यादा जिन बोतल में कैद है। कभी आपने ऐसा सुना? जी, अक्सर मैंने देखा जो लोग जिनके शक्ल में एक तेज होता है या शायद जो थोड़े संपन्न टाइप के होते हैं उनके लिए इस तरह की बातें जो है निकल जाती है कि ये जिनों का हथियार बैठे हैं। लेकिन राहुल, आज मैं दो तरह के लोगों की बात करूंगा। एक जो 100-200 जिन को काबू कर लेते हैं जिनके हिसाब से, लोगों के हिसाब से, एक तो उनके बारे में बात करूंगा। और आज मैं एक और ऐसे साधकों के बारे में बात करूंगा जो जिन्नों से अपना काम लेते हैं फिर उस जिन्नों को आजाद कर देते हैं। ये भी एक सिनेरियो है राहुल। जैसे अपने धर्म में आत्माएं आपके पास आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी या हाकिनी कोई भी आपके पास आती है, आपसे वचन लेती है और उसके बाद आप उसे बताते हैं कि ऐसा करना है और इतने टाइम तक रहना है। उसको वापस भेजने के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं राहुल, हर एक एंटिटी के। जिनको वापस भेजने के या फिर जिनको हमेशा के लिए आजाद करने के भी प्रोसीजर्स होते हैं। आपने अलादीन के एंड में कभी अगर अलादीन की स्टोरी किसी ने सुनी होगी या जानी होगी, तो उसके एंड में अलादीन क्या कहता है कि तुम आजाद हो, आज से जी तुम चले जाओ, मतलब आज से तुम कैद से आजाद हो गए हो। तो कैद वाले जिन्नातों के बारे में आपका क्या ख्याल है राहुल? पहले ये बताइए आप, फिर मैं आपको बताता हूं। मेरा ख्याल वहीं से आता है अलादीन से। मतलब जिन्हें नेगेटिव एंटिटी होती है, ये मुझे पता ही बहुत बाद में लगा अपनी लाइफ में। अलादीन देखने के बाद मुझे लगता था कि जिन बड़े ही हैप्पी फैंसी गोइंग और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने वाले होते हैं। तो इनफैक्ट मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा शॉकिंग था जब मुझे पता लगा कि जिन आर इविल एंटिटीज। जी, इविल एंटिटीज छोड़ दीजिए राहुल, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जिन्नों को कैद कैसे किया जाता है, पहले बुलाया कैसे जाता है, हम उस पे आते हैं। बाय द वे, अगेन वी डू नॉट एंडोर्स एनी काइंड ऑफ अंधविश्वास, लेकिन हम सिर्फ बता रहे हैं। हमारा टैगलाइन है, आपका मानना ना मानना आपकी मर्जी। एग्जैक्टली। तो जिन्नों को बुलाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि सूरह जिन होती है राहुल। जी, आपने सुना है? मैंने भी सुना है सूरह जिन के बारे में जी। और जो सूरह जिन होती है उसको जब कोई पढ़ता है तो जिन्नात आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। सूरह जिन कुरान का ही एक पार्ट होती है, कुरान या हदीसों का? मुझे लगता नहीं है, लेकिन हदीसों का पार्ट हो सकती है। कुरान का एग्जैक्ट मुझे उतना इन डेप्थ आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन सूरह जिन पढ़ने से, सूरह जिन का चिल्ला करने से ऐसा कहते हैं कि जो जिन्नात होते हैं वो आ जाते हैं। अब मैं ऐसे कम से कम 3-4 लोगों को जानता हूँ राहुल जिन्होंने सूरह जिन पढ़ी है, जिनको मुंह ज़बानी याद है। जिन्नातों के आने का राहुल ये मतलब नहीं होता है कि किसी इंसान के पास एक इनफाइनाइट ताकत आ गई या फिर कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। वो इंसान आपके बीच ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा,
पर द थिंग इज कि अगर उसको कोई चोट पहुंची जी तो वो जिन्नात असर करेगा, तो जिन्नात आएगा बदला लेने के, कह सकते हैं। ओके। कानपुर में एक जगह है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो वहां पर एक मेरा दोस्त था। मुझे ये लगता था कि कुछ तो अजीब है इसके साथ। वो हमेशा जब भी खड़ा होता था, लेट्स सपोज जब भी कोई अजान होती थी, तो अजान के टाइम पे एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता था, उसकी बॉडी एकदम स्ट्रेट हो जाती थी। मतलब अगर तुम उसको छुओगे भी तो वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा जब तक अजान हो रही होगी तब तक। कायदे से तो उन्हें जो अजान वाली एक पोजीशन होती है उस पे आना चाहिए, राइट? उस पे आना चाहिए या फिर नमाज अता करनी चाहिए या फिर कुछ भी है जी। लेकिन जैसे ही होता, अब लेट्स सपोज बहुत लोग नहीं कर पाते ऑन द वे, अगर होता है कोई तो वो ऑन द स्पॉट खड़ा हो जाता था, ऐसे जैसे उसके बॉडी में कोई वो नहीं हो, पत्थर हो उसकी बॉडी में। उसको जितना भी छूते थे वो उतना टाइट होता था, और करीबन 5-10 मिनट के बाद वो एकदम से नॉर्मल होता था और कहता था कि तुम लोग मुझे बुला रहे थे क्या, कुछ कह रहे थे क्या। मतलब वो 5 मिनट उसकी जिंदगी के शायद उस इबादत में चले जाते थे, इबादत में चले जाते थे। मुझे ऐसा लगता था राहुल। शायद वो खड़े खड़े ऊपर वाले को याद करता, एक ट्रांस में चला जाता, मेरा ऐसा मानना था। उसके बाद में कुछ होश नहीं रहता था क्या हुआ, उसे कुछ नहीं होश रहता था। लेकिन अब वही है ना कि अब जैसे हम लोगों को कभी आरती सुनाई देती है तो हम लोग उसको सुनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं या फिर मन में एक दोहराते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना, इतना भी नहीं खो जाते कि कोई इंसान तुम्हें टच करे और तुम भूल जाओ। जी, मुझे आज भी याद है राहुल, एक रोड है काफी चलती है, जीटी रोड है हमारे कानपुर में जी। तो शाम के करीब वही 5-6 बजे का वक्त था जब अजान होती है बेसिकली। तो अजान हुई, वो गाड़ी रोक के खड़ा हो गया। ओके। उसने गाड़ी रोकी और वो खड़ा हो गया बहुत देर तक। राहुल, एक पीछे से एक साइकिल वाले ने उसको टक्कर मार दी। मतलब अब अचानक से तुम खड़ा हो गया। अब अचानक से तुम गाड़ी रोक के खड़े हो जाओगे, वो भी ऐसे मोड़ पे जहाँ पे लोग इतने ज्यादा आते जाते हैं, तो साइकिल वाले ने उसको टक्कर मार दी। ओके। राहुल, आप यकीन मानेंगे, उसने इतना जोर से चिल्लाया है कि उस इंसान के कान में दर्द होने लगा है। और ऐसे नहीं चिल्लाया, उसके कान के पास जाकर चिल्लाया है। मेरे दोस्त, मैं तो था ना, मैं पीछे ही बैठा था, उसने गाड़ी रोकी, मैं खड़ा हो गया। तो वो जो इंसान था वो अपना कान पकड़ के बहुत देर बैठ गया वहीं पे, जो साइकिल वाला इंसान था। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा राहुल, एक ह्यूमन टेंडेंसी कितनी होती है कि अगर वो किसी के कान में चिल्ला दे और वो इंसान बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा बहुत कान में लगेगा, तुम हाथ पकड़ोगे, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस आदमी को उठाने की कोशिश करी तो वो कह रहा मुझे छुओ मत, मुझे होने दो जो हो रहा है, ऐसा करके। और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और वो बंदा वैसे का वैसे ही खड़ा, उसको कोई मतलब नहीं। 5-10 मिनट के बाद जब उसको होश आया, जब पब्लिक आ गई है, तो उससे पूछा क्या हुआ, तो वो भी आके पूछने लगा कि मतलब तुमने अर्श टक्कर मार दी है क्या। अब ये एक बड़ा सोचने वाला कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा मैं तो पीछे बैठा था, मैं कैसे मार दूंगा। तो उसने बोला मैंने गाड़ी रोककर तुमको दे दी थी। अगेन वही वाली बात है कि उसको कुछ होश नहीं था। मैंने कहा तुमको इस इंसान ने टक्कर मारी है और तुमने इसके कान में जोर से चिल्लाया है, तुम्हारी गाड़ी से टक्कर नहीं लगी उसको। ओके, ये उसको खुद होश नहीं था। ये उस इंसान को, जो मेरा दोस्त था, उसको होश नहीं था। एक और चीज है राहुल, जब मैंने साइकिल की तरफ देखा है तो साइकिल का मडगार्ड टेढ़ा था। इतनी जोर से इम्पैक्ट पड़ा तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई इंसान पर आप टक्कर मारेंगे उसका मडगार्ड टेढ़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। अनटिल वो खली ना हो वहां पर। मतलब एक सोचने वाली बात है, राइट? तो मेरे दोस्त ने कहा कि लेकिन ये जो साइकिल है ये तो ऐसे टूटी जैसे गाड़ी से लड़ी हो। मैं देखकर ताज्जुब हो गया था। 2-3 पान वालों ने भी वहां पर थे, तो उन्होंने भी देखा था कि साइकिल वाले ने ही टक्कर मारी है। मेरा दोस्त मानने को तैयार नहीं था कि उसने टक्कर मारी होगी। अच्छा, ये इंसान ने जब अपने कान से हाथ हटाया तो खून निकल रहा था इसके कान से। जिसने टक्कर मारी थी वो अभी भी ये सोच रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर और रुका, वो इंसान कहता है कि इस इंसान में शैतान है। मेरे दोस्त को कहता है वो, और ऐसा शैतान चिल्ला के वहां से वो साइकिल उठा के निकल जाता है। और राहुल, निकलने के बाद जब भीड़ छटती है थोड़ी सी जी, और जब कहीं पर कोई भी ऐसा होता है तो देखते क्या है कि आगे जाके वो एक ट्रक से लड़ गया है। उसकी ऑन स्पॉट मौत हो गई है उस आदमी की। उसी आदमी की जिसने टक्कर मारी थी। जिसने टक्कर मारी थी। नॉर्मल पैदल जा रहा था साइकिल से, एक ट्रक आई और गलती से उसकी मतलब जान चली गई उसके नीचे आके। अब एक बहुत अजीब सी चीज थी जो मैंने नोटिस करी थी राहुल, जब उसकी जान गई तो जो मेरा दोस्त था वो देखकर हंस रहा था। ओके। मैंने जब उसको हिलाया है राहुल जी, तो कहता क्या हो गया। फिर मैंने उसको दिखाया उधर की वो इंसान का एक्सीडेंट हुआ है। कह रहा ये कैसे हो गया। तो ये चेंजेस मुझे उसके अंदर दिखे, बड़े ही सडन चेंजेस। ये पोजेशन नहीं था राहुल। अगेन मैं आपसे बोल दूं, ये पोजेशन नहीं है किसी तरीके का। जब नॉर्मल आपसे बातचीत करता था तो कभी भी आपका ऐसा हल्का सा भी हिंट होता था कि
कुछ तो भी पैरानॉर्मल चल रहा है इसके साथ। जब वो मुझसे नॉर्मल बात करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल तो नहीं, लेकिन जब मैं लेट सपोज दीन की कुछ बातें करता था उससे, लेट सपोज ऊपर वाले की कोई बातें करता था या अपने धर्म हिंदू धर्म के बारे में कुछ उसको बताता था जी, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता था वो, और वो कहता था कि हमारे धर्म में ये है, हमारे धर्म में वो है, वो इस तरह से हरकतें करने लगता था। अब मुझे लगता था कि भाई अपने धर्म को लेके कट्टर है, विच इज गुड, आप अपने धर्म को लेकर होइए, हम अपने धर्म को लेके हैं, लेकिन जी वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता था, गुस्से में आ जाता था। ओके। और मुझसे ये तक कह देता था कि इसके बाद तुम निकल जाओ, तुमने इसके बाद बोला तो अच्छा नहीं होगा। खैर हेल्दी डिबेट में राहुल अब क्या दिक्कत है, ये तो हम लोग भी करते हैं आपस में बैठ के जी, लेकिन उससे हेल्दी डिबेट करने में दिक्कत थी। मुझे आज भी याद है हम लोग एक मूवी देखने गए थे राहुल, मूवी थिएटर में सबसे पीछे वाली सीट थी जिसके पीछे कुछ नहीं था, आगे था, मतलब पीछे दीवार थी, आप मान के चलिए सबसे बैक का सीट थी। तो पैर जैसे रखते हैं ना, तो हम लोगों ने ऐसे पैर रख दिया आगे की सीट पर, तो जो आदमी था उसके सर पे लग गया होगा आगे। ओके। अब वो थोड़ा आदमी, देखिए कुछ होते हैं बड़े शालीन दिमाग के होते हैं जो कहते हैं भैया मत करिए, लग रहा है। उस आदमी ने उठ के इसको थप्पड़ मार दिया मेरे दोस्त को। राहुल न जाने क्या हुआ है उस दिन, पूरे टॉकीज वालों ने देखा है, मुझे बड़ा एम्बैरसिंग फील हो रहा था। मेरे दोस्त ने उसको पकड़ के, मतलब अब चूंकि ऊपर से नीचे, उसने इतनी जोर से धक्का दिया कि वो 2-3 सीढ़ी नीचे गिरा जाके, उसकी चोट काफी लग गई थी। इनफैक्ट मतलब वो वाला सीन हो गया था, पुलिस आ गई थी। तो ये बंदा जो है कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं थी क्योंकि पहले थप्पड़ उसने मारा था, इसने अपने बचाव के लिए धक्का दिया। लेकिन वो धक्का मुझे पता था राहुल कैसा था, ऐसा नहीं था कि उसने पूरी दम से धक्का दिया, उसने बस केवल यूं करा और वो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब 4 सीट दूर गिरा। वो आपका दोस्त फिजिकली बहुत ज्यादा मजबूत है? नहीं, बिल्कुल एकदम पतला सा था, कोई मजबूत नहीं था वो। ओके। अगर इतना मजबूत होता तो एक बार को मान भी सकते थे कि कोई जाट वगैरह है और उसने धक्का दे दिया तो इंसान दूर गिर गया जाके, लेकिन वो वैसा था नहीं। खैर इसके बाद हमने इनके अम्मी अब्बू से बात करी और घर आके तो वो कहते हैं बेटा ये बड़ा अजीब सा बिहेव करता है, ये रात को 2-3 बजे ऊपर जाता है और पता नहीं किससे बात करता है, फोन पे बात करता है, क्या करता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। ये डेली होता है? ये डेली होता है राहुल। रात को बात करने का मतलब हम समझे नहीं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी नहीं, वो बात करता भी तो किससे करता, मोस्टली हम उसके दोस्त थे या फिर एक और दोस्त था, उससे भी मैंने डिस्कस कर लिया। एक दिन मैं इसके घर रुका, इसको बिना बताए, मतलब उसको पता नहीं था कि मैं इसके घर में हूँ। मैं आ गया उस टाइम पे, मैं ऊपर जाके क्या देखता हूँ कि इसने एक जानमाज जो होती है, बेसिकली जानमाज के बारे में अगर मैं सबको बता दूं कि जिसपे नमाज पढ़ी जाती, तो जानमाज आगे बिछा रखी थी और जानमाज से 2 कदम दूर ये खड़ा हुआ था। ओके। और सलाम कर रहा था बार बार, हवा में, ऐसे ही हवा में, किसी को भी देख के सलाम कर रहा था, मतलब उस जानमाज को देख के सलाम कर रहा था। मुझे लगा कुछ अपना उसका रूल होगा करने का जी, बट रात के 2 बजे नमाज कौन पढ़ता है? राइट। सिर्फ जिन्नात, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सुना भी हुआ है कि रात के टाइम ही वो नमाज पढ़ते हैं। जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, वो रात के समय ही पढ़ते हैं। ओके। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो अपने जेब से एक अंगूठी निकालता है, मेरा जो दोस्त है। ओके। उस अंगूठी को 3 बार अपने हाथ पर घिसता है, ये अलादीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वो 3 बार घिसता है, उसे अपनी जीभ पर रखता है और फिर बोलने लगता है कुछ। लेकिन ये जो वो बोल रहा है ना, ये उसकी आवाज नहीं थी, ये कुछ और ही था, बड़ी भारी सी आवाज। मैंने देख रहे थे, ये सब मैं देख रहा था, ये सब पैशाचिक भाषा में मैंने आपको क्या बताया था कि अलग तरह से आवाज निकलती है। जी जी जी, सेम वैसे ही उसकी आवाज थी और वो ये कह रहा था कि कुछ तो उर्दू में बोल रहा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ओके। और राहुल ये उर्दू वो उर्दू थी जो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्नातों के अलावा किसी को समझ में भी ना आए, इतनी रिफाइन उर्दू थी वो। ओके। अरबी मान के चलो आप उसको, उर्दू भी नहीं, आप उसको अरबी मान के चलो। कुछ तो पढ़ रहा था क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं अरबी लैंग्वेज का इतना ज्यादा, लेकिन जब मैंने 2-3 वर्ड सुने तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ, मतलब कोई आयत है वो पढ़ रहा है। ओके। कुरान पाक की शायद कोई आयत पढ़ रहा हो, लेकिन इतने टाइम छत पे रह के। और जब उसने वापस से अपनी जीभ पर वो अंगूठी लगाई है, वो नॉर्मल बोलने लगा है अपनी आवाज में और कहता है कि आपको हो सकता है कोई तकलीफ ना हुई हो, बार बार ये बोल रहा था। ओके। और तकलीफ हुई भी होगी तो वो कह रहा था कि मैं इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ओके। अब राहुल ये कैसा खामियाजा था जो मुझे समझ में नहीं आया। अचानक से क्या हुआ कि एक बिल्ली मेरे पीछे आई। बिल्ली? यस। क्या वो बिल्ली काली थी? यार राहुल काली तो थी, बहुत ज्यादा ही काली बिल्ली थी। और वो आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी, काली बिल्ली मतलब जिन। मेरे दिमाग में उस समय भी वही आया और मैं एक्चुअली बेहोश होते होते बचा हूं वहां पे, मैं जीने से गिरते गिरते बचा हूं। और वो बिल्ली ऐसे मुझे देख रही थी जैसे उसको कुछ बोलना ना हो, वो केवल देख रही थी। उस बिल्ली ने देखा आपकी तरफ? बिल्कुल, वो वहीं खड़ी थी चुपचाप से। मोस्टली काली बिल्ली ऐसे खड़े नहीं होती है जी। और वो पालतू बिल्ली नहीं थी बाय द वे। ओके। उन्होंने पाली नहीं थी राहुल। और जैसे ही उस बिल्ली ने मतलब मुझे देखा है, मेरे एकदम मुझे ऐसा लगा कि गूज़बम्स हुए बहुत जोर से।
जी क्योंकि जिस तरह से वो देख रही थी मुझे नहीं लग रहा था कि एक नॉर्मल तरीका है ये देखने का। जी इसके बाद उसने 2 कदम आगे बढ़ाया है मेरी तरफ और फिर वो बैठ गई है चुपचाप से। जितनी देर में मैं इसे देखता, मैं जैसे ही उधर मुड़ता हूँ, मैंने क्या देखा है, मेरा दोस्त सामने आके खड़ा है और कह रहा है क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा मैं तुमसे मिलने आया था भाई, कुछ काम था ऐसे ही इसलिए आया था। उसका गाड़ी वाड़ी से दोस्त नॉर्मल लग रहा था? नॉर्मल था बिल्कुल नॉर्मल था। ओके। कह रहा दोबारा यार इतने टाइम पे मत आना यहाँ पे। अच्छा, मैंने कहा मत आना। एग्जैक्टली, मतलब मैंने पूछा कि यार अब तो हम लोग तो इतने अच्छे दोस्त हैं यार, इतने टाइम मतलब क्या, हम लोग तो कभी भी आ सकते हैं, मैं बोल देता हूँ पूरे हक से। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, हम दोस्त अच्छे नहीं हैं और कल हम गाड़ी भी बेच देंगे। उसका कुछ गाड़ी का मैटर था, मैं उसी लिए आया था उसके पास। ओके ओके। राहुल अगले दिन फिर से मैं उसके यहाँ गया, क्योंकि देखिए अब ऐसा है ना कि उसके घर में आना जाना रहता था मेरा। जी। जब वो नहीं था तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि क्या मैं इनका रूम खोल सकता हूँ। अच्छा, इनकी मम्मी को मेरे बारे में पता था अच्छे से। ओके। तो उनकी मम्मी ने बहुत डर डर के बोला कि जाओ बेटा, वो मना करता है कि रूम में मत जाओ। मैंने कहा आप खोल दीजिए, जो होगा मैं देख लूंगा। और वो काफी बिजी मैंने उसको कर दिया था अपने एक दोस्त के साथ में। राहुल जैसे ही मैंने दरवाजा खोला है, इतनी सुंदर महक आई है दरवाजे के अंदर से कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओके। और अब मेरा परफ्यूम भी फेल उसके सामने, ऐसी महक थी वो। उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने कहा कहां से आ रही, मैं उसको महक को खोजने की तलाश कर रहा था और कहीं नहीं मिल रही थी। और राहुल ऐसा लग रहा था कि वो महक मेरे साथ साथ चल रही है। ओके। चूंकि मैंने उनकी मम्मी से पूछा कि कोई महक आ रही, वो बोल रही कोई महक नहीं आ रही। और मेरे ठीक बगल में मुझे महक आ रही थी। मैंने उनकी मम्मी को बोला वापस से कि आंटी आप इधर आके खड़े होइए और मुझे बताइए कि आपको महक आ रही है कि नहीं आ रही है। जब आंटी इधर आई और मैं उधर चला गया, मुझे आ रही थी लेकिन आंटी को नहीं आ रही थी। हम लोगों ने जब जगह स्वैप कर दी, फिर मैंने उनको जाने को बोला और मैंने उसका पूरा घर तलाशा जहां पर उसका रूम था। राहुल मुझे काली कालीन मिली है, ब्लैक कलर की जानमाज। ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि ब्लैक कलर की जानमाज मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी ऐसा सुना होगा। ब्लैक कलर की जानमाज थी और उसमें जो मोहम्मद लिखा जाता है ना, जो ऐसे करके ए बनाया जाता है, फिर 4 टाइप का हम लोगों की लैंग्वेज है, लेकिन वो मोहम्मद होता है। ओके। हर एक कलमे, हर एक आयत से पहले ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। ओके। उसमें वो उल्टा लिखा हुआ था, मोहम्मद उल्टा लिखा हुआ था। बिल्कुल, मोहम्मद वर्ड उल्टा लिखा हुआ था। मतलब जैसे किसी ने सोने से उस पर कढ़ाई कर दी हो, मतलब पूरा काला और बीचों बीच वो लिखा हुआ है, लेकिन मोहम्मद उल्टा लिखा हुआ है। वो शायद अरबी लैंग्वेज होती है कि उर्दू होती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अरबी होती है जी। तो वो उसमें लिखा हुआ था। मैंने जैसे ही उस जानमाज को निकाला है, उसके साथ साथ एक अंगूठी गिरी है नीचे। अच्छा। मतलब ये उसके बेड के नीचे रखा था राहुल। पता नहीं मेरी नजर कैसे गई, मैंने बेड का उसका गद्दा उठाया तो उसके अंदर ये सब था। और जब मैंने उस जानमाज को ऐसे खोला है तो वो अंगूठी नीचे गिरी है। अंगूठी उस जानमाज के अंदर लिपटी हुई थी पूरी तरीके से। और एक छोटा सा पेपर था राहुल, उसमें कुछ आयतें लिखी हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या, कुछ नक्श बने हुए थे। अगर किसी को नहीं पता है नक्श क्या होते हैं, उसमें कुछ आयतों को लिख दिया जाता है एक तरीके के बॉक्स या फिर उसके अंदर बना के। और वो आपने देखा होगा बहुत सारे मुस्लिम घरों में वो चीज टंगी होती है दीवालों पर, और उसमें नक्श बना हुआ होता है। वो नजर रक्षा के लिए होता है, कुछ नक्श बुरी शक्तियों से बचने के लिए होता है। लेकिन ये नक्श कुछ अलग था राहुल। अलग इन द सेंस? इस नक्श में जितनी भी चीजें लिखी हुई थी वो सफेद पेन से लिखी हुई थी और कागज काला था। ओके, तो इसका कोई पैरानॉर्मल सिग्निफिकेंस भी होता है राहुल? क्योंकि मुझे उतनी मालूमात नहीं थी इसके बारे में, लेकिन मैंने उसकी फोटो खींची। और फोटो खींचने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे फोन का सारे डेटा मैं उड़ा दूं, खुद फॉर्मेट कर दूं। ऐसा कुछ बहुत पैरानॉर्मल नहीं हुआ कि जिन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मैं डर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पे। क्योंकि ऑलरेडी मेरे उस्ताद का आशीर्वाद और जो मेरे गुरु हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बाय द वे मेरी दीक्षा दोनों ही पद्धति के हिसाब से हुई है। तो मेरे ऐसे भी गुरु रहे जो मुस्लिम थे, तो मुझे पता है इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो द मोमेंट मैंने देखा है कि मेरे फोन में या फिर मुझ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मैंने जल्दी से उस जानमाज को उसी के साथ पलटा, मतलब जैसे रखा था सेम उसके बेड के नीचे रख दिया। और मैं वापस आ गया। उस दिन मैंने आई गेस व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी राहुल। जब मैं राहुल वापस आता हूँ और अपने गुरु से ये सब पूछता हूँ, जो उस्ताद है हमारे मुस्लिम धर्म के हिसाब से जी, तो उन्होंने बोला पीछे पलटो। और मैं जैसे ही पीछे पलटा हूँ, मेरे पीछे वो नक्श बना हुआ था उस सफेद, मतलब आपकी शर्ट पे मेरी शर्ट पर वो पूरा नक्श बना था, पूरा बड़ा। मैं पहली बार जिंदगी में इतना कंफ्यूज हुआ कि मुझे बिना छुए किसी ने नक्श कैसे बना दिया। राइट। और वो नक्श भी जो बना हुआ था काले पेन से किसी ने बनाया हुआ था। अब कोई अगर मेरे पीठ पर कुछ नक्श बनाया गया, कुछ लिखेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? जाहिर सी बात है, पता लगेगा। ऐसा भी नहीं कि कहीं पर वो छपा हो, मैं पीछे जाके ऐसे उससे टेक ले लिया हूं। जी जी।
मैंने अपनी शर्ट उतारी, मैंने देखा वही सेम नक्श उस पे छपा हुआ था और फोन से वो फोटो गायब थी। उस नक्श का मतलब समझने की कोशिश करी आपने? मैंने जब उनको पूछा कि इस नक्श का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये सूरह आलिमात जिन है। मैं समझा नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जिन्नों के आलिम को बुलाने के लिए है, मतलब जो जिन्नों के जो गुरु होते हैं जी, उनको बुलाने का ये नक्श है। सोलोमन काइंड ऑफ, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी राहुल। ओके। और उन्होंने कहा इस नक्श को जितना जल्दी हो सके यहाँ से हटा दो। राहुल मैं आपको बताऊं, मुझे हर जगह वो नक्श दिख रहा था। मैं अपने हाथ को भी देख रहा था ना, अपनी रेखाओं को भी देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें नक्श बना हुआ है। तो उन्होंने मुझे आबे जमजम का पानी पिलाया जी, और पानी पिलाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ी देर मस्जिद के अंदर लेट जाओ, और मैं लेट गया। तो उसके बाद मुझे नॉर्मल फील हुआ, वरना मैं खुद में था ही नहीं, क्योंकि वो नक्श मैं इतना ज्यादा देख रहा था कि मतलब अगर मैं थोड़ी देर और देखता तो मैं परेशान हो जाता। उन्होंने कहा कि इससे पहले ये नक्श तुम्हें पजेस कर ले, तुम्हें शापित कर दे, तुम सो जाओ। जब मैं उठा हूं, मैंने उनसे पूरी बात पूछी है, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि इसने जानमाज को, घर की जानमाज को काला किया नाले के पानी और काले रंग से, और उसके बाद उस जानमाज पर बैठकर मोहम्मद को उल्टा लिखा और उस पर बैठकर सूरह जिन की तिलावत करी। तिलावत मतलब सूरह जिन का अमल किया। ओके, एग्जैक्टली, उसको कंटिन्यू में रखा। शायद उसके सामने कोई जिन्नात आया होगा या फिर कोई जिन आया होगा जी। तो उस जिन्नात ने इससे कहा, ये सब वो आलिम बता रहे थे हमको, जो हमारे उस्ताद थे वो बता रहे थे, उनको सब दिख गया। एक पानी में उन्होंने सब कुछ देख लिया उनके हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि जब इसके सामने जिन आया होगा तो जिन ने ये शर्त रखी कि तुम हमारे भी उस्ताद को बुलाओ, तुम्हारी जिंदगी और भी अच्छी होती जाएगी। पैसे से थोड़ा सा गरीब था वो, इतना अमीर नहीं था वो। और तब उसने सूरह जिन, सूरह आलिमात जिन की तिलावत करी, मतलब बुलाया उसको बुलाया। ये जो वही वाला एक तरीका है राहुल की, एक सात्विक तरीका, एक तामसिक तरीका। जी। इसने सात्विक तरीका जो होता है, जो नमाज अता करते हैं हम लोग, ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं जी, उसने इसको तामसिक बना दिया और किसी शैतान को बुलाने के फिराक में था ये। राहुल, ऐसा कहा जाता है कि शैतान जब आता है तो तुमसे कुंवारी लड़की का कलेजा मांगता है। क्या कुंवारी लड़की का कलेजा? जिसकी शादी नहीं होती उसका कलेजा मांगता है, उसका दिल मांगता है। और इसने उसकी भी तैयारी कर रखी थी कि वो किसी लड़की के साथ तो ऐसा करेगा, मतलब उसके दिमाग इतना फिर गया था कि वो सब करता। फिर मैंने इस दोस्त को उठा करके वापस से वहां ले गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि उसको वो अंगूठी मिली कहां से, जिस अंगूठी को वो जीप पे रख रहा था, हाथ पे घिस रहा था। तो मैंने जब अपने उस्ताद से पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जिन्नात बाबा की मजार से ये अंगूठी उठाई है। ऐसी को मजार भी होती है जिन्नात बाबा की मजार? मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ जिन्नात बाबा की मजार के बारे में, जाज मऊ में है। सब जानते हैं उस मजार के बारे में। वहां पर आज भी कहा जाता है कि हजारों जिन उस जिन्नात बाबा की मजार में कैद है। निकल नहीं पाते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्योर है। राइट। तो राहुल, ये जो जिन्नातों की जो कहानी है ये शायद कभी खत्म नहीं होगी मेरे हिसाब से। और लोग जो जिन्नात को साधने की कोशिश करते हैं मेरे हिसाब से बहुत गलत करते हैं। एक दो लोग और हैं जो जिन्नात को साधने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। मैं जब उनसे मिलता हूं तो वो कहते हैं हम सूरह जिन पढ़ रहे हैं। मैं उनको कई बार समझाता हूं कि देखो, तुम उन लोगों को बुला रहे हो, मतलब आप समझो कि आप साधनाएं करते हैं, आप कई सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप क्या डायरेक्ट ब्रह्म राक्षस की साधना कर सकते हैं? नेवर। आई थिंक उनकी शायद साधना करी भी नहीं जा सकती। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के ये जो दो एंटिटी है, जिन्नात और ब्रह्म राक्षस, ये दोनों की क्वालिटी सेम है कुछ हद तक। अब मैं उसमें कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ हद, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं राहुल वो। जैसे अर्श, एक चीज होती है ब्रह्म राक्षस और एक चीज होती है ब्रह्म बाबा, इसको बोलते हैं ब्रह्म देवता। तो वैसे ही आपको लगता है कि जिन, अब जैसे हम जो जिन का नाम सुनते आए हैं, जो लोग ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो क्या उस टाइप के भी जिन होते हैं जिनकी साधना की जा सकती है? राहुल, कुछ ऐसे जिन होते हैं जिन्हें हम लोग लाल जिन कहते हैं। हम लोग उनको काबू कर सकते हैं। लाल जिन काबू भी नहीं कर सकते, हम लोग उनसे दोस्ती कर सकते हैं। ओके। कुछ ऐसे प्योर जिन भी होते हैं जिनके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यू डोंट नो कि पैरानॉर्मल दुनिया की चीजों को जब तुम यहाँ बुला रहे हो और उनसे दोस्ती भी कर रहे हो, तो वो किस हद तक तुम्हारे साथ रहेंगी और कब तक उनका साथ उन्हें अच्छा लगेगा। मान लो कभी उनको तुम्हारा साथ ना अच्छा लगे तो वो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। आपको मैंने ऑलरेडी शुरुआती, जब हम लोगों का इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट शुरू हुआ था, तो मैंने आपको मटके वाली मजार के बारे में बताया था, जिसमें एक निजामुद्दीन औलिया के पीछे बनी हुई है वो मजार, और वहां पर मटके के अंदर जिन्नात कैद हैं, ऐसा कहा जाता है। उनको कैद करने का जो तरीका है वो काफी अलग है, मैं उस पर फिर कभी बात करूंगा। लेकिन उनको जो बुलाने का तरीका है वो सिंपल तो है राहुल, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो तुमको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ना कि तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे हिसाब से चल रहा है काम,
लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अर्श, इस कॉन्वर्सेशन के बाद हालांकि जिन्स के ऊपर हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं। Exactly. उस जिन का आपने क्या नाम बताया था जो अलादीन वाला जिन होता है? उसका नाम है शहनशाह जिन्नात कयामत जिन। शहनशाह जिन्नात कयामत जिन। लाइक अब अगर किसी को, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा होगा इसको नहीं आइडिया होगा, लेकिन अगर इनकेस कोई ऐसा है तो अरेबियन नाइट्स करके जो एक लेजेंड है, इस्लामिक लेजेंड है, उसकी एक बड़ी मशहूर कहानी है अलादीन वाली, जिसका ये जिन है। अर्श, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जो लेजेंड्स होते हैं जी, चाहे वो जो पुराने हैं, काफी जो पुराने हैं, वो अलादीन का लेजेंड हो, चाहे वो तलवारे सुलेमानी वाला लेजेंड हो, तो ये लेजेंड्स जो होते हैं ये हमारे माइंडसेट को, हमारी साइकी को नर्चर करने का, डेवलप करने में बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं। लाइक ब्रॉट अप विद दैट। बिल्कुल, और हमें बचपन से ही इस तरह की कहानियां सुनाकर बड़ा किया जाता है। हमें बचपन से इस तरह की कहानियां सुना के बड़ा किया गया है, चाहे वो डायन की वो छन छन की आवाज हो, पायल की, पीछे मुड़ोगे तो वो उठा के तुम्हें ले जाएगी। लेकिन राहुल, आज के इस एपिसोड को एंड करते समय मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस तरह के अर्बन लेजेंड्स आपने भी सुने हैं? जी हर्ष,